आई होप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। और जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि फोर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन ब्लॉक और पुली, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो कल ज़्यादा अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो उसको मैं थोड़ा सा मैंने पहले एडवांस बता दिया, थोड़ा सा पहले उसका एक बेसिक फेज देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, कल मैंने क्या इंक्लाइन प्लेन वाली चीज़ उसमें डाल दी थी, तो अभी इंक्लाइन हमने किया नहीं है, बट एक बार हम नॉर्मल वाला डायग्राम देख के चलते हैं। ठीक है, ओके। तो कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक बार मैं उसको वापस डिस्कस कर लेता हूँ। उस समय मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन दे दिया, बट अभी इंक्लाइन प्लेन अभी लेना नहीं हमें। यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है M2। ठीक है, कल मैंने क्या इंक्लाइन प्लेन ले लिया था उसमें। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यह देखना है कि तीन कंडीशंस मैंने आपको कल दी थी। पहली कंडीशन दी थी या तो M1 इक्वल होगा M2 के, M1 बड़ा होगा M2 से, या फिर M1 लेस होगा M2 से। तीनों कंडीशन में मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी? अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर अभी हमारा कोई भी इंक्लाइन नहीं है, अभी बॉडी इंक्लाइन नहीं है, सरफेस हमारा एकदम प्लेन है। ठीक है, सरफेस कैसा है? प्लेन है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो तीनों ही केसेस में बॉडी कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड। क्यों जा रही है? पहले केस में क्या हो रहा है? दोनों मास सेम है, समझ लो ये 4 kg और ये भी 4 kg, बॉडी कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड। कल बताया था क्यों जाएगी डाउनवर्ड? फ्रिक्शनलेस तो है सरफेस, डाउनवर्ड क्यों जाएगी? क्योंकि इसका जो काउंटर वेट है जो कि 40 न्यूटन है, उसको कोई काउंटर नहीं कर रहा। इसकी वजह से ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे, और ये वाला ब्लॉक जाएगा इस तरफ। ठीक है, सेकंड केस क्या है? M1 बड़ा है M2 से। अब इस केस को अच्छे समझना, ये वाला 4 kg है, इसको मैं 8 कर देता हूँ। अब इस केस में क्या हुआ? अभी भी काउंटर वेट कुछ नहीं आया है, काउंटर फोर्स नहीं आया है जो उसको रोकेगा, अभी तक भी नहीं आया, तो भी ये नीचे ही जाएगा। तो डजंट मैटर यहाँ पर कितना भी मास हो। कल मैंने इंक्लाइन प्लेन बता दिया था, इंक्लाइन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट प्लेन सरफेस है, तो इसीलिए यहाँ पर जितना भी मास होगा वो इसको रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रोकने के लिए उसको इस डायरेक्शन में कितना लगाना पड़ेगा? 40 न्यूटन। और तीसरा केस क्या है? वो तो बहुत सिंपल है, अगर ये ज्यादा होगा तो भी ये नीचे ही आएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो हर ही केस में डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? ये रहने वाली है। अब कई बार हम कंफ्यूज कैसे होते हैं कि इसका मास कम है, इसका ज्यादा, तो हमें लगता है कि बॉडी रुकी रहेगी, ये आएगा हमारे सामने। दूसरा, दोनों का सेम है तो बॉडी रुकी रहेगी, तो उसमें भी असल में वो नहीं हो रहा है। और तीसरा केस अभी आपको मैं एक और देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, वैल्यू सारी सेम है, ये 4 kg है, ये 8 kg है, और एक फोर्स लगा रहा हूँ कितना? 10 न्यूटन। अब बॉडी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। अभी भी नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि काउंटर अभी भी कम है, क्योंकि 40 न्यूटन से अगर आप ज्यादा लगाओगे तो ही डायरेक्शंस चेंज होने वाली है। अगर आपने यहाँ पर लगा दिया 50 न्यूटन, तो ये सिस्टम की डायरेक्शन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो भी हमने यहाँ देखा, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यूज मैं आपको देता हूँ, इसको ट्राई करना। ठीक है, एक पुली है, यहाँ पर एक मास है 1 kg, यहाँ पर एक मास है 2 kg। ठीक है, आपको क्या मेजर करना है? फर्स्ट थिंग, एक्सेलरेशन कितना होगा, सेकंड, टेंशन फोर्स कितना होगा। चलिए बताओ क्या होगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और टेंशन हो जाएगा 10 मीटर। ओके। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। पहली चीज, इसका अगर मैं FD या फिर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? इस वाले ब्लॉक पे एक ऊपर N, नीचे mg, बट इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो ऐसे जा रही है, डायरेक्शन पहले ही बताना जरूरी होता है, बॉडी तो ऐसे जाएगी। तो यही टेंशन फोर्स है जो ही F नेट है, सही है ना? इसका मतलब ये T किसके बराबर हो गया? M1A, और M1 हमारा कितना है? 2, तो ये 2A के बराबर हो गया ना। समझ बात आ गई ना क्या किया? इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वही एक्सेलरेशन बना रहा है, तो T इक्वल्स टू ma। इस वाले की बात करते हैं, ऊपर कितना लग रहा है? T, नीचे कितना लग रहा है? mg, तो ये आपका कितना हो गया? 10। बॉडी का जा रही है नीचे की ओर, इक्वेशन क्या बनेगी? 10 - T इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पर सीधा इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। T की वैल्यू क्या है? 2a, यहाँ रख देते हैं, तो 10 इज इक्वल्स टू 3a, तो a कितना आ गया?
और अगर ए इतना आ गया तो टी कितना आ जाएगा? गॉट इट? समझ में आ गया? यहाँ से बात ये समझने वाली है कि एक तो डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ठीक है। जो जिसको ऐसा लग रहा है कि सर ये मास ज़्यादा है तो इसको रोक लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये 1 kg का जो बेसिकली फोर्स बन रहा है 10 न्यूटन, वो इसको चला देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो ये कर लो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, आगे चलो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस 2 kg, ये 1 kg, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन जो इस पूरे इस ब्लॉक को यहाँ खींच रहा है। अब बताओ 80 में कुछ चेंज आएगा या वही रहेगा? चेंज आएगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ, अब डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, कैसे चेक करोगे? नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन mg, और यहाँ कितना लगा रहे हो? तो ये काउंटर आ गया और ज़्यादा आ गया, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो अब ये डायरेक्शन ऐसी होगी। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, यानी कि 2a। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आ जाओ, नीचे क्या लग रहा है? mg, यानी कि 10, ऊपर हमारा t है, तो t माइनस 10 इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी a और t की। मेरा मेन यहाँ पर पॉइंट समझाना ये है, डायरेक्शन को समझना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 10/3 आएगा क्या? कहाँ पे? इसमें भी ये 10/3। हाँ कर लो, एक बार चेक कर लो, मुझे वैल्यू याद नहीं, ठीक है। ऐड कर दो सर दोनों इक्वेशन। ऐड कर दो, जो मर्जी कर दो, ये कट जाएंगे वैसे। ऐड करेंगे तो टी कर जाएगा ना। टी कट जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 10/3। 10/3। और टी कितना आ जाएगा? 20/3 आ रहा है। ये इक्वल्स टू 10/3 हो जाएगा। ए 10/3 हो गया तो टी निकल जाएगा ना। टी हो जाएगा a प्लस 10। मतलब 20 माइनस 20/3। 20 माइनस नहीं, प्लस होगा ना। माइनस हो जाएगा 10/3 प्लस 10 हो जाएगा ना, इंग्लिश में रख रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये हो जाएगा आपका 40 40/3। 40/3। मैंने ऊपर वाले में टी। सबको समझ में आया ना क्या करना है मेन? हाँ क्या हुआ? ये समीकरण कैसे? ये वाली अच्छा, पहली वाली देखो, ये वाली। इस ब्लॉक को देखना, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? N mg रस्सी का टेंशन फोर्स, और ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। बॉडी किधर जा रही है? तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो N बराबर mg हो जाएगा। इस पे ध्यान दो, F और T पे। कहाँ जा रही है बॉडी? F की तरफ जा रही है, तो F बड़ा होगा, तो F माइनस टी बराबर ma। F कितना है? 20। T की जगह T लिख दिया, ma की जगह मतलब मास इंटू ए। समझ गया? ओके। सेकंड इक्वेशन देख, इसको देख, 1 kg को। ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है mg। बॉडी कहाँ जा रही है? तो इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। ठीक है? T माइनस mg, 1 इंटू 10 10, और ये हो जाएगा 1 इंटू ए। क्लियर है? बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये था हमारा वो डायग्राम जिसके अंदर बॉडी जो है उसमें टेंशन फोर्स भी है और ये भी चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, बट हमें एक बार लॉजिक समझना है कि उसमें हो क्या रहा है। अब जो अपन नेक्स्ट करने वाले हैं वो है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन यानी कि नत तल। अब जो हमारा तल है यानी कि जो सरफेस है वो कैसा है? नत है। नत का मतलब होता है इंक्लाइंड, एक एंगल पर हमारा सरफेस है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको मैं चाहूँ तो एंड में जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप याद भी कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं जहाँ से अब आपको छोटी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले समझ लो ये मेरा सरफेस है और ये थीटा इंक्लाइंड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से ये कितना सरफेस ऊपर है? थीटा। अब इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, आपको इसका एक्सेलरेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? त्वरण। अच्छा, इस केस में अभी हमने कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लियर की बात है कि जैसे आप इसको थोड़ा सा भी ऊपर करेंगे ये ब्लॉक चलने लग जाएगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी इस पे मैं क्या कोई फोर्स लगा रहा हूँ? नहीं, बट ये ब्लॉक तो भी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें बताना है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब हम एक्सिस बनाते हैं ना फोर्स की, वो जो फोर्स की जो एक्सिस होती है ना, वो हमेशा सरफेस के आधार पर नहीं बनती है, वो हमेशा बनती है एक्सेलरेशन के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा एक्सेलरेशन और सरफेस एक ही डायरेक्शन में हो, इसीलिए वहां पर पता नहीं चल रहा है, बट अब यहाँ पे पता चलेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये है ना। अभी भी देखो सरफेस की डायरेक्शन भी यही है, तो हमेशा एक्सिस किसके रेफरेंस में बनती है, एक्सेलरेशन, सरफेस के नहीं। अभी वो सेम हो रहे तो होने दो, क्योंकि आगे जाके जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना तो चीजें बदल जाएंगी, आगे जाके बात करते हैं। अभी यहाँ देखो, ये हमारी एक्सिस बन गई, ये हमारा ब्लॉक बन गया। चलो इस पे सारे फोर्स बनाते हैं। नीचे क्या लगेगा, mg। सरफेस के 90 डिग्री पर लगता है नॉर्मल, है ना। अब मुझे बताओ कौन सा फोर्स एंगल पर है और कौन सा नहीं है। एक्सेलरेशन के रेफरेंस में देखना है ना, त्वरण के आधार पर देखना है। तो त्वरण के आधार पर एक्सिस में n है, mg अगर आप देखोगे एंगल पे है तो ये आपका mg है। समझ में आया सभी को। अब बात आती है एंगल कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा ना। तो ये एंगल कितना है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, बट समझा रहा हूँ, बाद में आप याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके दो कंपोनेंट यानी कि घटक करेंगे। ये वाला कौन सा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा होता है, कॉस का। तो ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, और ये वाला mg sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओके, अब इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आपने इसको कंपोनेंट कर दिया, घटक कर दिए, अब इस फोर्स का कोई मतलब नहीं। आप इसको चाहो तो भी मत देखो, बस 3 फोर्स दिख रहे हैं आपको। अब मुझे बताओ बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। अब समझ में आया बॉडी नीचे क्यों जा रही थी, किस फोर्स की वजह से जा रही थी, mg cos 90 माइनस थीटा। यही वो फोर्स था जो इसको नीचे लेके जा रहा है। समझ में आया, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये कौन सा है, mg cos, समझ में बात आई। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, mg sin थीटा। अब यहाँ पर क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अगर उनको ये बताता चलो कि हमेशा ध्यान रखना कि जिससे एंगल बनता है वो हमें कॉस का लेना था, और आपने यहाँ पर साइन का क्यों लिया, तो वो 90 माइनस थीटा से साइन का हुआ है, मैंने तो कॉस ही लिया था। बात समझ रहे हो। और ये वाला क्या बन जाएगा, mg cos थीटा। बात समझ में आ गई। तो हमें ये 90 माइनस थीटा वाला रोल ही याद नहीं रखना, बस हमें ये याद रखना है कि जो सरफेस के साथ जो बनता है ये हमेशा साइन का होता है। किसका होता है, साइन का। और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला mg cos थीटा। समझ में बात आ गई। अब सारी चीजें भूल जाओ, बस 3 फोर्सेस पे ध्यान देना है, n पे, इस पे और इस पे। अब मुझे बताओ, जैसे वापस बनाता हूं, ये हमारा n है, ये हमारा कौन सा है, mg sin थीटा, और ये क्या है, mg। बॉडी कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो f नेट यही है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, mg sin थीटा बराबर ma। सही है। एक तो ये इक्वेशन बन गई, और एक क्या बन गई, ये वाली n बराबर mg cos थीटा। तो अगर आपसे n पूछेंगे तो आप यहां से निकाल दो, और अगर आपसे a पूछेंगे तो यहां से निकाल दो। m से m कट गया, तो ये वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है। क्या होता है, g sin थीटा। तो अगर कोई ब्लॉक अपने आप नीचे फिसल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, g sin थीटा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज आपने देखी कि इसके अंदर मास नहीं आ रहा, आपको दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में मास नहीं दिख रहा है, तो ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, हाँ, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। और वो थीटा किसके हाथ में है, हमारे, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, कितना आपने सरफेस को ऊपर किया हुआ है। तो जैसे जैसे आप थीटा को चेंज करोगे वैसे वैसे ए बदलेगा, अदरवाइज मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है ये फॉर्मूला। अब ये निकाला कैसे वो आपके ऊपर, आप समझ लो। बाकी आप इसको ऐसे समझ लेना कि जो सरफेस के साथ मास mg का कंपोनेंट आता है वो sin थीटा होता है, और जो नीचे जाता है वो cos का होता है। ऐसे याद करना है तो कर लेना, ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया। चलो इसको उतार लो। तो मेन यहाँ पर क्या चीज ध्यान में रखनी है, अपने आप यहाँ पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है। अच्छा, अगर यहाँ पर फोर्स लगता तो
बदल जाता है ये, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, इतना आता नहीं है, सीधा बस ये याद कर लो क्या आएगा, जी साइन थीटा। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक ब्लॉक है 2 kg का जिसको मैंने 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड रखा हुआ है, तो बताओ उसका त्वरण क्या है। तो सीधा आप ये लगा दोगे 10 sin 30, क्या हो जाएगा 10 sin 30। sin 30 कितना होता है हाफ, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बार बार ये इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगेन रिमेंबर, फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और ये घर्षण रहित सतह है, कोई भी इस पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्लाइंड प्लेन वाला। अब इसमें ज़्यादा कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, थ्योरेटिकल आएगा, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम, इतना ही हमें पढ़ना है। अब वो बात करते हैं जिस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं फोर्स के अंदर, और वो है हमारा लिफ्ट वाला केस। लिफ्ट वाले केस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब लिफ्ट वाले जो सेक्शन है वो तभी कर पाओगे जब आपको ये बेसिक सब पता है, ठीक है। अदरवाइज रट सकते हो तो रट लेना, बट रटने वाली बात उसमें कुछ है नहीं। चले आगे। हाँ, अच्छा, वेट और मास का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था सभी को। मास अलग होता है और वेट अलग होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं आगे जाके बढ़ाने वाला हूँ वो वेट से ही रिलेटेड है, ठीक है। कर दूं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, इसको बोलते हैं अपेरेंट वेट इन लिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक के रूप में बहुत पूछा जाता है, मैं आपको इक्वेशन भी बताऊंगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आभासी भार। अपेरेंट वेट को बोलते हैं आभासी भार, लिफ्ट तो आप लिफ्ट ही बोलते हो, तो लिफ्ट में आभासी भार कितना होता है। अच्छा, पहले ये वर्ड समझते हैं, अपेरेंट वेट क्या होता है। अपेरेंट वेट वो वेट होता है जो रियल नहीं होता, जो किसी कंडीशन के हिसाब से चेंज होता जाए। आप कई बार लिफ्ट में अगर बैठे हो या आपने लिफ्ट में बैठा तो मतलब लिफ्ट में गए हो, तो आपको कई बार ये फील हुआ होगा कि बॉडी है थोड़ी सी हैवी हो रही है या फिर लाइट हो रही है, अलग सी एक सेंसेशन आती है। अब वो ज़्यादा फर्क हमें क्यों देखने को मिलता है, बहुत लिफ्ट इतना एक तो ड्यूरेशन नहीं होती और इतना कोई तेज नहीं चलती। ये जो अपेरेंट वेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत तब आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी जब लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लगातार उसकी स्पीड बदले, तब ये होगा, है ना। तब आपको वो बहुत अच्छे से सेंसेशन आएगी, बट अभी हमें वो पढ़ना है। पर फर्क हमें महसूस होता है। वेट कभी हमें लगता है कि हमारा बढ़ गया, कभी लगता है हमारा वेट घट गया। वेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मास की नहीं। वेट कैसे कम ज़्यादा होता है, जी की वजह से, मास तो सेम रहता है। तो जब हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं ए एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन जरूरी है, तब आपके वेट में आपको चेंजेस महसूस होते हैं। उसी जो वेट को हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट का मतलब होता है नॉट रियल। आभासी का मतलब ये होता है जो वास्तविक में ना हो, बस वो फ्लक्चुएशन एक टेम्परेरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। टोटल इसमें 4 केस लेंगे। पहला केस लेंगे कि अगर मेरी लिफ्ट जो है वो रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में मतलब या तो विराम अवस्था में है या फिर एक समान गति से लिफ्ट चल रही है। अब इसमें भी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, दोनों केस बताऊंगा, ठीक है। चलो सेकंड केस, लिफ्ट जो है अपसाइड जा रही है, ऊपर जा रही है विद ए एक्सेलरेशन, यानी कि उस समय एक्सेलरेशन कितना है, ए, मतलब उसमें कुछ त्वरण है, ठीक है। और लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर। थर्ड केस, लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी कि नीचे, और अभी भी उसमें त्वरण कुछ है। त्वरण होना यानी कि एक्सेलरेशन होना जरूरी है। पहले केस और इनमें फर्क क्या है, पहले केस में एक्सेलरेशन है नहीं, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, क्योंकि रेस्ट की केस में भी एक्सेलरेशन 0 होता है और यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी एक्सेलरेशन 0 होता है। लास्ट केस यानी कि फोर्थ केस जो होता है, इसका मतलब होता है अगर हमारी जो रोप है वो ब्रेक हो जाए, है ना। इसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी कि मुक्त रूप से गिरना, है ना। कोई किसी का जोर नहीं, अपने वो चीज नीचे गिर रही है, जैसे मैं इस पेन को नीचे फेंकता हूँ वैसे गिर रही है, कोई उसको रोकने वाला फोर्स नहीं है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिला के 4 केसेस में हमें क्या निकालना है, अपेरेंट वेट, कितना फ्लक्चुएशन हमारे वेट में हुआ। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वेट कब बढ़ता है, कब घटता है, कब सेम रहता है, वेटलेस यानी कि भारहीन कब होता है, सारी बातें करेंगे, ठीक है।
तो चलिए पहले फर्स्ट केस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक नोट लिखवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ईज हो जाएगा समझने में। नोट ये है कि ये जो अपेरेंट वेट है AW, अब आभासी बार लिख लेना, ये है वो n, जो भी हम आगे जाके अभी इक्वेशन बनाएंगे तो जो भी n की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, n क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वही हमारा अपेरेंट वेट होगा। आगे जाके अगर मैं इक्वेशन आपको देता हूं और आपसे पूछता हूं बताओ अपेरेंट वेट कितना है, तो जो भी वैल्यू n की आएगी वो आपका क्या है, अपेरेंट वेट। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस क्या है, मैं सीधा लिख रहा हूं फर्स्ट केस, आपको पता है फर्स्ट केस क्या है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट केस है, पूरा वापस नहीं लिख रहा हूं, जिसमें या तो हमारा रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो पहले रेस्ट का कंडीशन समझते हैं। अब ये वाली कंडीशन वैसे तो बहुत बेसिक है, कई बुक्स में तो डिस्क्राइब भी नहीं करते, बट हम समझने के लिए इसको यूज करते हैं। लेट्स से एक इंसान है जिसका बाहर वेट है W, अभी जब उसने लिफ्ट में आने से पहले अपना वेट किया, लेट्स से उसका वेट आ रहा है W, अपन वैल्यू लेके भी समझेंगे। ठीक है, जब वो इस लिफ्ट के अंदर आ गया और अभी लिफ्ट किस में, रेस्ट में, तो A कितना है, 0। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, हमें लिफ्ट को नहीं देखना है, हमें अंदर वाले इंसान को देखना है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लिफ्ट के रेफरेंस से देखना, तो लिफ्ट के हम टेंशन फोर्स सब देखेंगे, हमें लिफ्ट को नहीं देखना है, किसको देखना है, अंदर वाले इंसान को। बट उस इंसान का एक्सेलरेशन लिफ्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट हमें जब लिफ्ट को देखते हैं तो हमें रस्सी का टेंशन सब लेना है, हमें यहाँ पर किसको देखना है, इस इंसान को। अच्छा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, फोर्स कितने फोर्स लग रहे हैं, N और mg, सही है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, तो F नेट क्या है, इसका मतलब ये फोर्स किसके बराबर है, सही है। और मैंने भी आपको आते स्टार्टिंग में क्या बोला था, यही तो हमारा अपेरेंट वेट है, तो अपेरेंट वेट किसके बराबर हो गया, एक्चुअल वेट। तो कोई फर्क नहीं आएगा, नो डिफरेंस। अगर वो इंसान बाहर फॉर एग्जांपल 600 न्यूटन उसका वेट है, तो जब लिफ्ट में आएगा और लिफ्ट रुकी हुई है तो कुछ मतलब ही नहीं है, बट समझने के लिए हमने समझा है कि इक्वेशन से भी कि उसका जो अपेरेंट वेट है वो mg के ही बराबर रहेगा जो पहले था। क्लियर है, सबको समझ में आया। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, नो चेंज। नो चेंज यानी कि कोई बदलाव नहीं आएगा। किसमें बदलाव नहीं आएगा, वेट में। हर चीज यहाँ पर वेट के रेफरेंस से समझेंगे। चलिए, अब इस फर्स्ट केस का सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब वो रटते हैं ना, तो रटने के लिए भी एक थोड़ा सा कला चाहिए। रटने में अपन ऐसे रट लेते हैं, जब लिफ्ट नीचे जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, बट वो एक वर्ड ने सब चीजें खराब कर दी। आपने ये नहीं समझा, ऊपर जाना और नीचे जाना विद एक्सेलरेशन भी होता है, उसमें त्वरण भी होता है, बट अगर ऊपर नीचे जा रही है बट उसमें एक्सेलरेशन अगर नहीं है, तो वो वही केस है जो अभी हमने ये पढ़ा है। बात समझ रहे, अभी देखते हैं करके। अब इस केस में क्या हो रहा है, मैं एक को ही समझाऊंगा, दूसरा आप अपने आप देख लेना, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज है। अब ये नीचे जा रही है, v कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, v, और जब v कांस्टेंट है तो हम इसका एक्सेलरेशन क्या लेंगे, 0। इस केस में भी n किसके इक्वल हो जाएगा, करने की जरूरत तो नहीं है, ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों में वो सेम ही रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, जरूरी ये है विद एक्सेलरेशन जाए, त्वरण के साथ जाए, तो कुछ फीलिंग आती है। अब कई बुक्स में ये फर्स्ट केस तो पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि इससे कुछ फर्क हमें देखने को मिला ही नहीं है। ठीक है, तो भी हम पढ़ते हैं, इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी हमारा नो चेंज, अपेरेंट वेट कुछ भी नहीं आएगा, जो पहले था वही उसको फील होगा। ठीक है, अब चले आगे। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस एंड थर्ड केस आर इंपॉर्टेंट, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि गोइंग डाउन, पहले डाउन वाला पढ़ लेते हैं, सॉरी अप वाला पढ़ लेते हैं। गोइंग अप विद ए एक्सेलरेशन। अब वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। लेट्स से ये लिफ्ट है, अब ये जो लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहले लिफ्ट गई 10 की स्पीड से, फिर अगले सेकंड 20 हो गई, फिर 30 हो गई, वो होना जरूरी है, तब आपको वो फीलिंग आएगी। ठीक है, अब इस केस में बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, n, नीचे क्या है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस, इसलिए मैंने आपको जो पहले चीजें बताई वो यहाँ काम आएगी। बहुत सिंपल सी चीज है, जिस तरह बॉडी जाती है उधर का फोर्स बढ़ा, तो n माइनस एम जी बराबर m है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अपेरेंट वेट का मतलब n है, क्या है, तो हमें n पे ध्यान देना है। तो n क्या हो जाएगा,
ma प्लस ओवरऑल। आप देखो mg वो वेट है जो उसका बाहर था लिफ्ट के, अंदर आया तो ये फैक्टर जुड़ रहा है घट रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कुछ वैल्यू देता हूं, एक इंसान जो है जिसका बाहर वेट है 600 न्यूटन, कितना है 600 न्यूटन। अब वो जब लिफ्ट में बैठा और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ले लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इस केस में अब n क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। मास कितना है इसका 60 kg है, क्योंकि 600 न्यूटन अगर बाहर उसका वेट है, बाकी जरूरत ही नहीं है, सीधा पर यहाँ से रख देते हैं 60 इंटू ए कितना है 2 प्लस mg है, mg तो 600 ही होगा, कितना आ गया 720 न्यूटन। अब यही हमारा नॉर्मल फोर्स यानी कि अपेरेंट वेट, उसको फीलिंग कितने की आएगी, उसको लगेगा मेरा मास 72 kg है, बट मास बड़ा नहीं है, बट उसको फीलिंग आ रही है क्यों, क्योंकि वो वेट जो खींचने वाला जो वेट है अर्थ के द्वारा वो बढ़ गया है, और कितना हो गया है। तो बेसिकली अगर ऐसे देखें तो इसमें बेसिकली इसका a जुड़ चुका है g में। अगर मैं इसमें से m कॉमन ले लूं तो क्या आएगा a प्लस जी। तो जो g 9.8 आप पे लगता है, 10 आप पे लगता है, अब उसको आपने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, ऊपर जाके। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये होता है अपेरेंट वेट। तो क्वेश्चन कैसे आता है, इस कंडीशन में वेट इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, या तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया, ओके। अब बताओ थर्ड केस, लिख लो उसको एक बार, फिर थर्ड केस पे आते हैं। अब थर्ड वाला तो सिंपल है। अब कहाँ जाएगी लिफ्ट, नीचे की ओर, और जब आप नीचे की ओर जा रहे हो तो आप अर्थ की हेल्प कर रहे हो। अर्थ ऑलरेडी आप पे जी लगा रहा है, आप उसको और उसकी तरफ ही जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप पे जो फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा। सिंपल सा अर्थ का केस है। अर्थ से दूर जाओगे तो अर्थ आपको और खींचने की कोशिश करेगा, पास जाओगे तो वो आपको और थोड़ा सा आपके लिए लीनियंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस के तरफ जाना है एक्सेलरेशन से। चले आगे, आगे। चले, ओके। थर्ड केस अब फटाफट करते हैं। थर्ड केस में है डाउनवर्ड विद ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस केस में इक्वेशन में सिर्फ फर्क क्या आएगा, अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये आपका n, ये आपका mg, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। तो n किसके इक्वल हो गया, mg माइनस ma। ओवरऑल ये फैक्टर इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसमें आपका वेट क्या होगा, डिक्रीज। जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था उसमें बस मैं अगर डायरेक्शन चेंज करूं तो बताओ आंसर क्या आएगा। पिछला एग्जांपल में बस मैं डायरेक्शन एक ही बदल दूं, वैल्यू सब सेम रखता हूं। अब बताओ उसका वेट कितना हो जाएगा, बस घटा दो ना, 600 में से क्या घटाना है 120, तो कितना हो जाएगा, और मतलब उसको फीलिंग कितने की आएगी 48 kg वाली। बट ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। और 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण जो ये है ना, ये रियलिटी में इतना फील क्यों नहीं होता, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना इज नॉट इजी जब तक आप नीचे पहुंच जाओगे। इतने के लिए बहुत हाइट हो, बहुत टाइम हो, तब आप उसको बढ़ाते जाओ तो समझ में भी आता है। हमारे तो इतने से डिस्टेंस में कितना वो स्पीड को बढ़ा देगा इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये बहुत रेयर केसेस में इतना ज़्यादा आपको फील होगा, बहुत लाइट फील होता है और हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना आप ए बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा, जितना वेट ए बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका ओवरऑल वेट कम होता जाएगा, ठीक है। अब ये जो फोर्थ केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ केस का मतलब है अगर इन केस कभी लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर फॉर एग्जांपल वो लिफ्ट का जो बॉक्स है पूरा का पूरा अपने आप नीचे आ रहा है और बहुत हाइट से आ रहा है। अब ये वही कंडीशन नहीं है कि एक पेन ऊपर से नीचे आ रहा है, बात तो वही है ना, जब मैं किसी चीज को छोड़ता हूं और लिफ्ट अपने आप नीचे आ रही है तो वही केस है। इस केस में भी लिफ्ट नीचे ही आ रही है। अब बट फर्क क्या है कि इसमें आपका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के, क्योंकि अब आप फ्री फॉल कर रहे हो। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जी, जो कि कितना होता है 9.8। बस यही फर्क है। अब लिफ्ट नीचे आ रही है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो गई है, कितनी हो गई है, यही सेम केस होगा, बस फर्क क्या होगा, ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के। और इस इक्वेशन में अगर मैं ए की जगह जी रख दूंगा
तो mg माइनस mg, तो वेट लेस कंडीशन हो जाएगी। मूवीज में देखा आपने, ऐसे कभी ऐसा कोई सीन चल रहा है, लिफ्ट का अगर टूट जाता है तो वो सीधा जाके छत पे टकराता है। लिफ्ट नीचे खड़ा है पर जाके टकराएगा कहाँ? छत पे, क्योंकि वो वेटलेस कंडीशन में जाके सीधा ऊपर जाके उसके टकराएगा। इसका मतलब वो ऊपर क्यों जा रहा है? वेटलेस की कंडीशन में जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं फोर्थ पॉइंट। करना मत ऐसा, कर भी क्या सकते हैं, लिफ्ट तो बनाए पहले, कोई आपको छेड़ने थोड़ी देगा लिफ्ट। चलो फ्री फॉल की कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में बस ध्यान रखना ये थर्ड केस ही है, बस अब नीचे जा रहा है a इक्वल टू जी से। ठीक है, रोप ब्रेक हो गई है या रोप नहीं है, इसमें जो भी है, इंसान नहीं है, एक बॉक्स है, बोलेगा बस इंसान मार दिया, बॉक्स है इसमें। ठीक है, तो नीचे गया तो अब इक्वेशन अभी वही बनेगी, n इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। बस फर्क क्या है, mg माइनस mg हो जाएगा तो n आ जाएगा 0, और इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेस कंडीशन, भारहीन, एकदम वो हल्का हो जाएगा जिसका बिल्कुल भी वेट नहीं है। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ सब थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, एग्जैक्ट वेटलेस होगा नहीं होगा नहीं होता, एग्जैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत एक्सटर्नल कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जो भी मैंने लिखा है ना, कब बढ़ता है कब घटता है और कब वेटलेस होता है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी हमारे किससे रिलेटेड? लिफ्ट से रिलेटेड। क्लियर है सभी को? चले आगे। ओके, अब एक चीज जो हमारी इसमें रह गई थी, जब हमने कनेक्टेड बॉडी पढ़ी थी, ऑल्दो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जब हमने कनेक्टेड बॉडीज पढ़ी थी, बस अब यहाँ पर फर्क ये है कि ये जो कनेक्ट हुई हुई है बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर रोप, अब हमारी बॉडी किससे जुड़ी हुई है? रोप या फिर स्ट्रिंग से। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, बस फर्क यहाँ पर यह है कि अब बॉडीज के बीच में रस्सी है। अब अगेन पहले हम करते हैं 2 ब्लॉक वाला, है ना, 2 ब्लॉक, ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। 2 ब्लॉक में देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक सरफेस है जिसपे 2 ब्लॉक हैं, एक M1, अब बीच में क्या है इनके? रस्सी है, दे आर कनेक्टेड विद रोप, और आप खींच किसका रहे हो? M2 को। लेट्स से आप F4 से किसको खींच रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, ये केस और वो वाले केस में फर्क क्या है? उसमें चलो हम दबा रहे थे, बात तो है कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, तो जो फोर्स आप M2 पे लगा रहे हो, तो मतलब आप M2 पे लगा रहे हो, M2 किस पे लगा रहा है? बट एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा M1 M2 में वही सेम होगा, तो वही सेम केस है। इस केस में बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F अपॉन, ये तो मैंने आपको उधर ही बताया था, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही होगा, और वो कितना होता है? जो फोर्स आप लगा रहे हो अपॉन टोटल मास। यहां तक बात समझ में आई? अब वहां पर हम निकालते थे कि दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स कितना है, याद है? अब बस यहां पर उसका नाम चेंज हो जाएगा, अब वो रस्सी का टेंशन फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा, इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। लेट्स से रस्सी का टेंशन फोर्स कितना है? T है। अब आप मुझे बताओ ये T क्या होगा? सेम वही है, जब हम उसमें बस क्या निकालते थे? सेंटर वाला फोर्स निकालते थे। अब यहाँ पर वही सेम T बन जाएगा। बस आपने किसको धक्का मारा, मतलब किसको खींचा? M2 किसको खींच रहा है? तो इसको भूल जाओ, बस सोचो कि एक फोर्स लग रहा है M1 पे, तो क्या इक्वेशन आई थी? तो T किसके बराबर हो जाएगा? M1 इंटू ए। सिंपल। M1 कितना है? मतलब M1 तो अभी वैल्यू है ही नहीं, A कितना है? F अपॉन। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस फर्क यहाँ पर यह आ गया है कि अब वो कनेक्टेड नहीं होके किससे कनेक्टेड है? रस्सी से। और अगर रस्सी से कनेक्ट है तो वो फोर्स अब टेंशन फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंशन फोर्स। ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। चले आगे। अब 3 ब्लॉक वाला जो होगा खुद से कर लोगे, सेम होगा, बस एक थोड़ा सा फर्क ये होगा कि अब अगर आप एक ब्लॉक इसमें और जोड़ते हो तो आप तो इसको धक्का लगा रहे हो, ये T1 इन दोनों पे लगेगा और वो वाला T सिर्फ उस पे लगेगा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन देता हूं, इसको ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन है, एक सरफेस है, इस पे 3 ब्लॉक हैं, ये है 1 kg, 2 kg, 3 kg। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन।
बताओ इसमें यहाँ टेंशन फोर्स T1 है, यहाँ टेंशन फोर्स T2 है, तो आपको बताना है T1 और T2 कितना होगा। आपको बताना है T2 रेशियो T1। फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप धक्का किसको लगा रहे हो? 1 kg वाले को। अब आप देखो कैसे करते हो। सर रेशियो का 5:3। ओके, चेक करते हैं। सर T2 T1 है ना सर? हाँ, तो इसका T2 by 3:5 हो गया। हाँ 3:5। आ रहा है? ओके, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले A निकाल दो। A कितना हो जाएगा? 12 बाय टोटल मास, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर। ओके, नाउ कमिंग टू द T1। अब ये T1 इन दोनों को खींच रहा है, तो T1 की इक्वेशन क्या बनेगी? इन दोनों का मास इंटू है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 इंटू A। कितना हो गया? 5 इंटू 2। कितना आ गया? 10 न्यूटन। समझ में आया सभी को? सिंपल। अच्छा, अब ये ये T2 सिर्फ 3 को खींच रहा है, तो T2 की इक्वेशन क्या बनेगी? 3 इंटू है, 6। 3 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 6 मीटर। अब रेशियो किसका पूछा है? T2 बाय T1, तो T2 कितना आ रहा है? 6 बाय 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/5। एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो भी आ जाता, किसका निकाल लिया ना? एक्सेलरेशन नहीं होता तो भी आ जाता अनुपात। कैसे? ए से ए कट जाता। हाँ नहीं, वो तो मैं तो रेशियो आज से अपने हिसाब से पूछ लिया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। वैसे ही कट जाएगा बात, तो रेशियो में तो T कटी, ये तो कट ही जाएगा वैसे, सही बात। पर ये निकालना वैसे अगर आपसे वो पूछ ले T1 T2 तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सिंपल अप्रोच है। इसमें मैंने आपको बताया था 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो न्यूमेरिकल बनेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपसे बोल देंगे कि इनके एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। लेट से इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, तो आप ये मत सोचना कि जो पहले है उसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा फिर कम होगा, नहीं, ये सबका सेम होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, इसको ट्राई कर लेना, फिर ये वाला जो फोर्स वाला चैप्टर है ये हमारा यहाँ पर खत्म है, ठीक है। कल हम फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब यहाँ पर ठीक, T1 और T2 बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना। T1 कहाँ पर, T1 पहले वाला ही है, ठीक है। चलिए, बाकी अपन अब कल करेंगे, और इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें पहले कंपोनेंट करना, फिर आगे करना।